वेलकम बैक। अभी और एक पॉइंट रह गया था, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा था। इसके स्टेटमेंट भी आपको याद होंगे, आपके 10th के बुक में दिया हुआ था। देर आर 3 केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और जो स्टेटमेंट्स थे, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ केपलर लॉ इज अकॉर्डिंग टू केपलर every planet revolve around the sun in an elliptical orbit। सुना हुआ है आपने? every planet revolve around the sun in an elliptical orbit with sun situated at one of the focus of the ellipse। focus बोलेंगे, हाँ ठीक है, FOCUS focus। और अगर दो है तो उसको फोसाई बोलेंगे, फोकाई नहीं बोलेंगे। फोकाई इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। फोसाई FOCI, दो अगर है तो फोसाई। तो स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका। सेकंड और थर्ड भी बता दो मैं, उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लो। इसको इलिप्स बोलते हैं। ये वाली जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड एज द इलिप्स। इस तरह के कर्व को इलिप्स बोलते हैं। जैसे सर्कल आपने पढ़ा हुआ है, सर्कल हो गया, सर्कल के बाद में और एक होता है पैराबोला, एक होता है पैराबोला के बाद में हाइपरबोला होता है। ये अलग अलग कर्व है, दीज आर द डिफरेंट कर्व्स। जब किसी राइट सर्कुलर कोन को आप कट करते हो तो इस तरह के कर्व बनते हैं। अब राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? कोई भी राइट सर्कुलर कोन, जैसा कि इसको राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे। इस तरह का जो कोन होता है इसको राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे, बराबर है। अगर इस कोन के अलग अलग सेक्शंस अगर आप लोगे, अलग अलग सेक्शंस, तो आपको अलग अलग कर्व मिलते हैं। मान लो इस कोन को मैं ऐसा कट कर दूं तो मुझे सर्कल मिलेगा। अगर इसको मैं ऐसा कट कर दूं, इस तरह से अगर ऐसा कट करूं इसको, तो जो कर्व मिलेगा उसको पैराबोला बोलेंगे। मान लो उसको मैं इस कर्व को, इसको ऐसा कट करूं तो मुझे ऐसा इलिप्स मिलेगा ऊपर से। अगर ऐसा कट कर दूं तो इलिप्स मिलेगा, जो दिखेगा तो वो ऐसा दिखेगा इलिप्स। ऐसा कट करेंगे तो पैराबोला दिखेगा, ओके। अगर ऐसा कट कर दूं ऐसा तो मुझे हाइपरबोला मिलेगा। तो ये मैथमेटिक्स में आता है, ये पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ऐसा अलग अलग आपको सुनने को मिलेंगे। अलग अलग डिफरेंट कर्व्स आर देयर व्हेनेवर अ राइट सर्कुलर कोन इज, है ना, कट एट डिफरेंट एंगल्स। तो ऐसे कर्व्स को नाम दिया हुआ है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो वैसा ही ये भी एक इलिप्स है। ये दिस इज़ द इलिप्स, इसको इलिप्स बोलते हैं। अब इलिप्स के कुछ बेसिक बातें बता दो। मैथमेटिक्स में इलिप्स आपको मैथ्स में पढ़ने मिलेंगे। इलिप्स में 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, और ये जो 2 फिक्स पॉइंट है इनको फोकस बोलते हैं। फोकस, रिमेंबर दैट, फोकस, फिक्स पॉइंट कॉल्ड एज द फोकस। ये फोकस है। ये 2 फोकस दिख रहे हैं यहाँ पर। ये एक फोकस है और ये एस डैश, ये दूसरा एक फोकस है, ठीक है। ऐसे 2 फिक्स पॉइंट्स हैं। अब मैंने इसको बड़ा, इसको छोटा क्यों लिया, अभी समझ में आ जाएगा आपके। अभी फ़िलहाल में इतना याद रखो कि ये जो 2 पॉइंट है, दिस 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द, प्लूरल बोल रहे हैं तो फोसाई बोल देंगे, फोकस। उसके बाद ये जो ए बी जो है ये मेजर एक्सिस है फोकस का, और ये वाला जो है ए बी, इसको मैं सी डी बोल देता हूँ। सी डी जो है ये माइनर एक्सिस है, इसको माइनर एक्सिस बोलेंगे इलिप्स का, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ है मैं उसको 2a ले लेता हूँ। 2a इज़ अ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का जो लेंथ है मैं इसको 2a ले लेता हूँ। और जो माइनर एक्सिस है उसका जो लेंथ है, उस लेंथ को मैं ले लेता हूँ 2 टाइम्स b ले लेता हूँ। 2 टाइम्स b ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ले लेंगे, ये 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये सी डी माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है। और ये जो 2 पॉइंट्स है, दिस 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द फोकस, है ना। प्लूरल है तो फोसाई, फोकाई नहीं बोलेंगे। अब केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। केपलर ने क्या बताया था? केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है? देखिए, केपलर फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, अकॉर्डिंग टू केपलर, हुआ तो आप लोग लिख लो। अकॉर्डिंग टू केपलर, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit, with sun situated at one of the foci of the ellipse।
विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स, ये उसका फर्स्ट लॉ है। मतलब जितने प्लैनेट है यूनिवर्स में, जितने प्लैनेट है, दे ऑल रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हम अप्रॉक्सीमेटली उसको सर्कल मानते, लेकिन रियलिटी में क्या होता है बोला उसने कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट जो रिवॉल्व होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, मतलब इस तरह के ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। ये जो ऑर्बिट दिख रहा है, मतलब हर एक प्लैनेट का ऑर्बिट इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ इलिप्स। सन जो है तो किसी एक फोकस पर माना गया है, ये दो फोकस है तो किसी एक फोकस पर है ना। सन इज एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स, इसको बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बताया उसने? फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स around the sun every planet revolves in an elliptical orbit around the sun. Okay, with sun situated at one of the foci, इसको बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ बोलेंगे इसको। सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स, ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। ठीक है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई, मतलब सभी प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। सन को कहाँ माना गया? एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स माना गया। ठीक है, और एक बात, प्लैनेट का जो फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, उसको बोलते हैं अपहेलियन बोलते हैं। अपहेलियन, इस पॉइंट को अपहेलियन बोलेंगे, फारदेस्ट डिस्टेंस को, है ना। अपोजी भी बोलते हैं इसको। दिस पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द अपहेलियन, अपोजी। और जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सन, इट इज कॉल्ड एज द पेरीहेलियन, है ना। और पेरीजी भी बोलते हैं, पेरीहेलियन और पेरीजी, दोनों नाम यहाँ पर लिखता हूँ मैं। फारदेस्ट जो डिस्टेंस है, सब मान लो यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पर ए पर, है ना, तो इसको बोलते हैं अपहेलियन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द अपहेलियन, ओके। या फिर और इसी को बोलते हैं अपोजी भी बोलते हैं इसको, ओके, अपोजी। फारदेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द अपहेलियन और अपोजी। और ये वाला जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, मान लो प्लैनेट यहाँ पर है ना, प्लैनेट कैसे घूमता है बोला उसने? ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ओके। तो फारदेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे अपहेलियन और क्लोजेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे पेरीहेलियन बोलेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओके, पेरीहेलियन, या फिर इसी को बोलते हैं पेरीजी, ओके, पेरीजी भी बोलेंगे इसको, PERI, पेरीजी। तो ये हो गया अबाउट द फर्स्ट लॉ। हाँ, ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ बोलेंगे इसको, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ, ओके, अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, okay. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun situated at one of the foci of the ellipse. दूसरी बात, जो फारदेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया है? अपहेलियन। और जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसको बोला गया पेरीहेलियन। ए इज़ अपहेलियन एंड बी इज़ अ पेरीहेलियन। हाँ, और ये सन है यहाँ पर एट द वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। और ये ए बी जो दिख रहा है आपको, ए बी इज़ अ मेजर एक्सिस, रिमेंबर दैट। ए बी जो है, दिस इज कॉल्ड एज द मेजर एक्सिस, जिसको 2A माना गया है। हाँ, मेजर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं इलिप्स का। और जो CD दिख रहा है आपको, इसको 2 टाइम्स B माना गया है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ। आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ गया हो। हाँ, इसको फिर से लिख लेना आपने, केपलर्स फर्स्ट लॉ। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स। हाँ,
farthest distance of the planet is called as the aphelion, closest distance is called as the perihelion और perigee. ठीक है, और इसमें जो AB है this is called as the major axis while CD is called as the minor axis. Now look here, Kepler's second law. अभी हमने फर्स्ट लॉ देखा, आप देखेंगे हम लोग केपलर का सेकेंड लॉ. लेट अस सी हियर Kepler's second law. Kepler's second law. Kepler's second law. केपलर का सेकेंड लॉ देखिए. पहला वाला जो था वो केपलर का फर्स्ट लॉ था. फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को, लिख लेना. और जो केपलर का सेकेंड लॉ है ना, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी बोलते हैं. लॉ ऑफ इक्वल एरिया केपलर का सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ भी आपने पढ़ा हुआ था. सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट है ना, ये सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट ले लेता हूँ मैं. इधर देखिए, हाँ, दिस इज द सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट. ये सन है, दिस इज द सन, और इसको मैं ए ले लेता हूँ. यहाँ पर प्लैनेट है मान लो, ये प्लैनेट का पोजीशन है मान लो, बराबर है. लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. स्टेटमेंट ध्यान में रखो, ये जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट है, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. इसको बोलते हैं केपलर का सेकेंड लॉ बोलते हैं. इसको समझा कर देता हूँ मैं आपको. देखिए, मान लो प्लैनेट ए से बी तक चला गया, बराबर है, ए से बी तक गया. ध्यान देंगे सब लोग, इट इज़ द इनिशियल पोजिशन ऑफ प्लैनेट वाइल इट इज़ द फाइनल पोजिशन ऑफ प्लैनेट, बराबर. और ए से बी तक जाने में उसको मान लो समय कितना लग गया, T1 सेकेंड्स लग गया, T1 आवर्स लग गए, बराबर है. तो इसने कितना एरिया स्वाइप किया या स्वेप किया, कवर किया, डिस्क्राइब किया. दिस शेडेड पोर्शन, दिस मच एरिया इज डिस्क्राइब्ड बाय, है ना, स्वेप्ड बाय. दिस मच एरिया इज स्वेप्ड बाय द प्लैनेट. इतना एरिया उसने है ना स्वेप किया. कितना एरिया, ASB, एरिया ASB उसने T1 आवर्स में, है ना, T1 टाइम में उसने कवर किया. मान लो कितना एरिया, ASB. उसके बाद सेम टाइम में, है ना, इन द सेम टाइम मान लो प्लैनेट C से D गया, बराबर है, C से D. ये प्लैनेट का एक पोजीशन है मान लो C, और ये प्लैनेट का दूसरा पोजीशन है मान लो, इसको बोल देता हूँ मैं D, बराबर है. ये है ना. अब प्लैनेट C से D तक गया, बराबर है. अच्छा, A से B जाने में कितना टाइम लगा उसको, T1 टाइम लग गया. या फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्या बोल देते हैं, T बोल देते हैं ना. T बोलने में क्या बुराई है, हाँ, ठीक है. और सेकेंड थिंग, सेम उतने ही टाइम में प्लैनेट C से D चला गया मान लो, C से D टाइम सेम है. A से B तक जाने में जितना टाइम लगा प्लैनेट को, सेम टाइम उसको C से D में जाने लगा. तो एरिया स्वेप्ड इन सेकेंड केस में जो उसने एरिया स्वेप किया, दिस इज द एरिया स्वेप्ड बाय द प्लैनेट इन द सेकेंड केस में उसने इतना एरिया स्वेप किया, बराबर है. एरिया स्वेप्ड बाय, कवर्ड बाय द प्लैनेट, कितना, CSD. तो ये दोनों एरियाज कैसे इक्वल बताए गए, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटीज कांस्टेंट बोलते हैं. और एक बार देख लीजिए मीनिंग के द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट, ओके, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग the center of sun, line joining the center of sun to the planet, उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर बोलते हैं, हाँ, याद रखो. लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट, ओके, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया in equal time, sweeps out equal area in equal time. इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको. एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इधर देखो, यहाँ लिखता हूँ, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. मतलब एरियल वेलोसिटी को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है.
मतलब जितना एरिया उसने फ्रॉम ए टू बी स्वेप किया है ना, कवर किया, सेम एरिया इज कवर्ड बाय द प्लैनेट ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम सी टू डी. इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये dA/dt को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, dA/dt. अच्छा, एरिया कितना रहेगा? अभी देखिए, आप इसको सेक्टर मान सकते हो, सेक्टर ऑफ सर्कल अप्रॉक्सीमेटली. किसको सेक्टर ऑफ सर्कल मान सकते हो? ये जो दिख रहा है ASB, आप इसको सेक्टर ऑफ सर्कल मान सकते हो. अच्छा, सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था. सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया ऐसा निकालते हैं, हाफ, ये बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ मैं, r² इंटू थीटा, बिल्कुल बेसिक फार्मूला 10th स्टैंडर्ड का. एरिया ऑफ सेक्टर, इसको सेक्टर ऑफ सर्कल मान लो कुछ देर के लिए, उसका एरिया निकालते हैं हाफ r² थीटा से. अच्छा, इसको और थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ हाफ r इंटू थीटा, और ये r इंटू थीटा जो है ये है ना s मतलब क्या होता है? आर्क लेंथ. इसको आर्क लेंथ बोल रहा हूँ मैं. ये जो दिख रहा है ना आर्क लेंथ है. ये किस तरह से? इधर देखिए, एंगल इक्वल टू, ये यहाँ लिखता हूँ मैं, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना. एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. ये आर्क लेंथ इसको बोला गया है, हाँ, और इसको रेडियस माना गया है. तो यहाँ से s कितना आ जाएगा? r इंटू थीटा. ठीक है, r इंटू थीटा. तो यहाँ पर ये और फार्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ r इंटू एस बन जाएगा. ये एरिया किसका एरिया है? ये सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया. दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल. हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a को लिख देता हूँ. कितना लिखता हूँ? देखिए इधर, हाँ, d/dt ऑफ, ये d/dt ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाफ r इंटू एस ले लेता हूँ. r इंटू एस, r मतलब रेडियस माना गया है, और s मतलब ये आर्क लेंथ को बोला गया. आर्क लेंथ को s बोला गया. अब s बोले तो आर्क लेंथ मतलब डिस्टेंस, है ना. प्लैनेट का स्पीड अगर v है और dt समय में वो a से b तक जा रहा, तो ये कितना रहेगा? आर्क लेंथ. सीधी सी बात है, v इंटू dt रहेगा, है ना. v इंटू dt रहेगा. ये जो आर्क लेंथ है s, वो v इंटू dt रहेगा. किस हिसाब से? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मतलब s अपॉन टाइम dt. तो s कितना आएगा? v इंटू dt. तो वो v इंटू dt हो जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं v इंटू dt कर देता हूँ s की जगह पर, बराबर. तो ये बन जाएगा, दैट इज़ d/dt ऑफ, ये आपके पास में हाफ एज इट इज़ आ गया, r भी एज इट इज़ आ गया, और s को लिखता हूँ मैं v इंटू dt लिख देता हूँ. करेक्ट. नाउ dt एंड dt गेट्स कैंसिल. ये dt कैंसिल हो जाएगा, बराबर है. या फिर आप ऐसा मानिए कि dt के बजाय आप t मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है. t टाइम में अगर जा रहा है वो, है ना, अगर t समय लग रहा है उसको, तो चलेगा. तो ये दिख रहा है कि dt बन गया. फिर ये dt कैंसिल हो जाएगा, बराबर. तो dt ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा अगर आप इस टाइम को t मानते हो तो. अगर आप इस टाइम को क्या मानते हो? t अगर मानते हो तो, बराबर है. t टाइम अगर मानते हो तो ये dt कैंसिल हो जाए. चलो मैं t ले लेता हूँ इसको, हाँ, v इंटू टी मान लेते हैं. तो ये dt और ये dt कैंसिल हो गया. तो कितना बचा यहाँ पर? हाफ. ऊपर कितना आ गया? vr, है ना. ये v इंटू r आ गया, बराबर है. चलो और आगे देखते हैं इसको क्या होगा. तो सो दिस dA/dt इज इक्वल टू इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? ये हाफ mvr एंड दिस डिवाइडेड बाय नीचे m आ गया. कुछ भी नहीं किया मैंने, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देंगे, बराबर. सो इट बिकम्स mvr अपॉन m, 2m बोल देंगे. mvr इज एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है. तो ये आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को l से बता देंगे, तो ये आ गया L डिवाइडेड बाय, कैपिटल L डिवाइडेड बाय 2m आ गया, बराबर है. एंड रिमेंबर दैट L इज़ द एंगुलर मोमेंटम. इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है. एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? mvr होता है. i ओमेगा भी होता है, आगे देखेंगे. i ओमेगा मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, और ये L है ना, mvr भी होता है. अब एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व. रोटेशन में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम, जब पार्टिकल रोटेट हो रहा है या सर्कल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. मास भी कैसा है प्लैनेट का? कांस्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है. कांस्टेंट है मीन्स हम लिख सकते हैं कि dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट.
dA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने प्रूव किया उसको। किसको प्रूव किया? हमने सेकेंड लॉ को प्रूव किया, केपलर के सेकेंड लॉ। हाँ, केपलर्स का सेकेंड लॉ जो था हमने उसको प्रूव किया कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, dA बाई dt रिमेन्स द कांस्टेंट। ये हो गया केपलर का सेकेंड लॉ। हाँ, फिर से देखिए, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। dA बाई dt, इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम। dA बाई dt इक्वल टू ये A को लिख दिया मैं हाफ r इंटू एस, सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया निकाल। एस को v इंटू टी ले लिया मैंने, v इंटू टी ले लिया, बराबर है, v इंटू टी ले लिया। और उसके बाद में से फिर ये dt और ये dt चला गया, वी आर बचा, m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड करो, एम वी आर को l लिख दिया, l अपॉन 2m। l अपॉन 2m, l क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता, मास प्लैनेट का कांस्टेंट, पूरी टर्म कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब इसको क्या लिखा जाता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बड़े ही काम की चीज़ है, इसको आप लोग भी ऐड कर देना। हाँ, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ये लिख लेना, एंगुलर मोमेंटम, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए दैट इज़, इसका मीनिंग ये हो गया कि A1 बाई T1, A1 बाई T1 मतलब एरिया कवर्ड A1 इन टाइम T1, दिस रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू A2 बाई T2, A2 बाई T2, A2 बाई T2। ये मतलब होता है A1 बाई T1 इज इक्वल टू A2 बाई T2। मतलब अगर A1 एरिया T1 टाइम में कवर कर रहा है और A2 एरिया T2 टाइम में कवर कर रहा है तो ये दोनों रेशो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये हो गया केपलर का सेकंड लॉ। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम A टू B स्पीड इसका मिनिमम होता है, मिनिमम रहता। एंड ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम C टू D, C से D जो जर्नी है, बराबर है, यहाँ पे स्पीड कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता। मतलब ये V मैक्स इंटू टी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बात आई समझ में? व्हेन द प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम सन स्पीड इज मिनिमम, जब वो दूर है तो स्पीड कम होता है, और जब क्लोज है तो स्पीड क्या होता है, स्पीड मैक्सिमम होता है। ये सीज़न जो चेंज होते हैं तो इसी की वजह से होते हैं ना, समर, विंटर और जो रेनी सीज़न आता है ये इसी की वजह से आता है। जब वो फारदेस्ट है तो तब विंटर शुरू हो जाता है, बराबर है। उसके बाद में जब ये क्लोज़र आ गया तो शायद समर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब वो क्लोजेस्ट है सन को तो मैक्सिमम स्पीड हो जाती है, बराबर है। और जब वो फारदेस्ट है तो स्पीड क्या हो जाता है उसका, मिनिमम हो जाता है ना, स्पीड क्या हो जाता है उसका, मिनिमम बन जाता है। तो ये हो गया व्हाट वी से, दैट इज़ द, हम इसको बोलेंगे कि केपलर का सेकंड लॉ। अच्छा, स्पीड मिनिमम और मैक्सिमम क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम क्या बोला मैंने, कांस्टेंट रहता है, L1 इक्वल टू L2। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है L1 वो L2 के बराबर रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे जो L1 है वो mvr है, तो r बढ़ गया तो v घट जाता है, सीधी सी बात है। इधर देखो मैं बता देता हूँ, स्पीड ज़्यादा और कम क्यों होता है। जब प्लैनेट फारदेस्ट है सन से तो स्पीड घटता है, और जब प्लैनेट कैसा है, क्लोज है सन से, तो स्पीड बढ़ता है। क्यों घटता है, बढ़ता है घटता है, इसका सिंपल सा रीज़न है, L कांस्टेंट रहता है। L किसके बराबर रहता है हमारे पास में, mvr के बराबर रहता है ना। तो ये v में और r में रिलेशन निकालेंगे, v को यहीं पे रखेंगे, mr नीचे ला लो, तो ये क्या बनने वाला है, इधर देखिए, v इज इक्वल टू बनने वाला है L डिवाइडेड बाई mr बनेगा। L कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास प्लैनेट का कांस्टेंट है, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया ना। अब कहाँ पे रेडियस बड़ा रहेगा, यहाँ पे, जब वो फारदेस्ट है प्लैनेट तो r बड़ा रहेगा तो v ऑब्वियसली घटेगा। और यहाँ पे कैसा, हियर द प्लैनेट इज क्लोज, मतलब यहाँ का रेडियस कैसा है, यहाँ का रेडियस कम है तो v बढ़ेगा, इन्वर्स रिलेशन है, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r अगर बढ़ता है तो v घटेगा, r अगर घटता है तो v बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर स्पीड मिनिमम होती है, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। हाँ, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स द कांस्टेंट, L कांस्टेंट था, L mvr के बराबर है, उस हिसाब से v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये था सेकेंड लॉ। सब लोग मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे। Kepler's second law, the line joining the center of sun to the planet sweeps out the equal area in the equal interval of time, that is aerial velocity is constant। इसको मैंने प्रूव भी किया कि dA by dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। और इसको ऐसा भी बोल सकते हो आप, A1 by T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2। ओके, हाँ, इसको अच्छे से लिख लो आप लोग। नाउ केपलर का थर्ड लॉ देखेंगे, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, Kepler's third law, third law।
अब इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आई होप। हाँ, देख लीजिए अभी केपलर थर्ड लॉ क्या बताता है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। देखिए ये इलिप्स है, हमको पता है, बराबर है ना, ये वाला इलिप्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर एक्सिस। चलिए मेजर एक्सिस को मैं ए बी ले लेता हूँ और माइनर एक्सिस को ले लेता हूँ मैं सी डी, चलेगा। पूरा का पूरा मेजर एक्सिस 2a रहता है, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना रहेगा, a रहेगा, ये सेमी मेजर एक्सिस, बराबर है। और पूरा का पूरा जो माइनर एक्सिस है ना, उसका लेंथ कितना होता है, 2b होता है। तो हम लोग सेमी माइनर एक्सिस कितना ले लेंगे, b ले लेंगे, स्मॉल b, सेमी माइनर एक्सिस, करेक्ट है। ये वाली लेंथ a लेते हैं और ये वाली लेंथ को b लेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर फोकस ले लेंगे, फोकस, एंड हियर इज़ अ सन, क्योंकि फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या था, सबको पता है फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स और वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स बोला था। ये आ गया सन, है ना, इसको सन बोल देंगे, दिस इज अ सन, क्लियर है, ठीक है। मेजर एक्सिस ए बी, माइनर एक्सिस सी डी, सेमी मेजर एक्सिस ए, सेमी माइनर एक्सिस को बी ले लेते हैं। अब प्लैनेट का जो फारदेस्ट डिस्टेंस है इसको मैं R1 बोलता हूँ। R1 इज़ द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, फारदेस्ट डिस्टेंस। ये प्लैनेट जिस समय कहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, फारदेस्ट डिस्टेंस। हाँ, और जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग R2 बोल देंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, है ना, फ्रॉम द सन इज़ R2 बोल देंगे इसको, क्लियर है। फारदेस्ट डिस्टेंस इज़ R1 एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज R2। प्लैनेट का फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन R1 और प्लैनेट का क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन इज R2 ले लेंगे। और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी एक्चुअली कितना रहेगा, अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए से बी कितना रहेगा, 2a रहेगा, मतलब वो R1 प्लस R2 के बराबर रहेगा। उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। वापस आ जाइए, देखो केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, मतलब टी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ पीरियड पता है ना आपको, पीरियड के बारे में पता है। पहले लॉ लिख लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बोला हुआ है। ये जो ए है तो क्या एक्चुअली ये सेमी मेजर एक्सिस है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। फिर से सुनिए, the square of period of revolution of the planet, square of period of revolution of the planet from the, है ना, around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis, मतलब t square is directly proportional to a cube ले लेंगे, बराबर है। but from the figure ये a b जो एक्चुअली है ना, ये a से b क्या एक्चुअली, it is sum of R1 plus R2, मानते हो क्या, R1 प्लस R2 मतलब ए बी रहेगा। वैसे ए बी हमारे लिए मेजर एक्सिस है, तो इसको लेता हूँ 2a इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 आ जाएगा, है ना। इन दिस वे a इज इक्वल्स टू कितना बनेगा यहाँ से, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। a जो लेते हैं ना, तो इनका ये दिख रहा है क्या, फारदेस्ट और क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मीन लेते हैं, मीन बोलते हैं इसको। दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा, बराबर है ना। सेमी मेजर एक्सिस के हिसाब से निकाला जाता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों डिस्टेंसेस का एडिशन करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मीन मिलेगा। वही मीन क्या रहेगा आपके लिए, सेमी मेजर एक्सिस रहेगा, रेडियस भी बोल देते हैं, बराबर है। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम लिखोगे तो दैट इज़ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कितना बन गया, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो दरअसल ये क्यूब कर दिया मैं, मतलब ये सीधा सीधा जो है ना, ये मीन लिया हुआ है तो ये रेडियस बोल देते हैं इसको। मतलब ये जो केपलर का लॉ है ना, इधर देखिए, ये भी बताता है स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, R क्यूब भी बोला जाता है। हाँ, बराबर है ना, A क्यूब बोलो या R क्यूब भी बोला जाता है, मतलब ये मीन रेडियस है, मीन रेडियस। इलिप्स जो है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट को अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर भी माना जाता है। कहाँ पर, कुछ जगहों पे सर्कुलर बोल के भी ट्रीट करते हैं, बराबर है। एग्जैक्टली इलिप्टिकल को आप अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर भी बोल के ट्रीट करते हैं, और तब क्या करते हैं, यहाँ पे R लिया जाता है,
बराबर। ये आर मतलब ये दोनों का मीन है ये, तो ये हो गया केपलर का थर्ड लॉ हो गया। और एक बार रिपीट करता हूँ, केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना। और इसको प्रूव किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन में हमने प्रूव किया ना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसको लिख लेना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, है ना, क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट, इधर देखिए, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आप क्या लिख सकते हो? कॉन्स्टेंट लिख सकते हो किसी भी प्लैनेट के लिए। मतलब इसको और क्या लिखा जाएगा सोचिए, T1 बाई R1 क्यूब इक्वल टू T2 बाई R2 क्यूब। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 क्यूब, बराबर है R2 क्यूब। तो ये हो गया केपलर का, दिस वन इज अ केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलो या क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बोला तो भी चलेगा। थैंक यू, इसको लिख लीजिए।